और वहीं अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करता था और आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में बंदूकें, कट्टे, कारतूस और बारूद बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है और पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश शुरू कर चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलवर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और बारूद बरामद किए हैं। ये बरामदगी जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को थाना मालाखेड़ा में अवैध हथियारों की बड़ी खेप आने की पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक आरोपी जाहिद खान नांगल टोडियार गांव में खेतों की रखवाली की आड़ में हरियाणा से अवैध हथियार लाकर सप्लाई करता था। आरोपी गांव के ही चरण सिंह उर्फ चन्नी की कोठरी में रहकर हथियारों का भंडारण करता था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत नांगल टोडियार पहुंची। रणनीतिक घेराबंदी करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 3 बंदूक, 3 देसी कट्टा, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस, 12 पैकेट छर्रे, 4 प्लास्टिक थैली बारूद, कारतूस भरने का सामान, 3 लोहे की गुल्ली, 3 लकड़ी की गुल्ली, 1 हथौड़ा, 2 पेचकस और 3 रेती बरामद किए गए। मालाखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 6 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें कि जाहिद खान जो कि मूलतः फिरोजपुर जिला का रहने वाला है और अभी मालाखेड़ा में किसी खेत में काम कर रहा था। लंबे समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह बना करके कार्य कर रहा था। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 बंदूक 12 बोर, 3 देसी कट्टे 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस और खाली कारतूस भरने का जो सामान, इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं। ये खुद ही जो है एम्युनिशन बनाता था और विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार पहले सप्लाई किया है और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी में लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये अपनी जो पहचान छुपाने के लिए एक खेत में काम करने का बहाना लेकर के हथियारों की सप्लाई करने का, हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का और एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करने का काम करता था। परंतु पुलिस के इंटेलिजेंस से और सजगता से जो है ये पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये बरामदगी जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने आरोपी जाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है, जिससे इस सप्लाई नेटवर्क से जुड़े दूसरे तस्करों का भी खुलासा होने की संभावना है। पूछताछ में आरोपी ने हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में हथियार सप्लाई करने की बात कबूल की है। पुलिस उसके नेटवर्क में शामिल दूसरे तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी सुधीर चौधरी ने इस काम के लिए अपनी टीम की सराहना की। अलवर पुलिस अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बड़ी सफलता के साथ ही पुलिस ने एक अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद कर दिया है और ये 3 राज्यों में, आसपास के राज्यों में ये हथियारों की सप्लाई करता था। इसको लेकर के भी पुलिस की अब जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अब पुलिस उन तमाम लोगों की तलाश कर रही है जो इससे अवैध हथियार खरीदते थे और कहाँ पर उनको सप्लाई किया करते थे। तो ये पूरा जखीरा पुलिस ने पकड़ करके अवैध हथियारों के खिलाफ ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलवर से मुदित कोड, एनडीटीवी। और राजस्थान में नकल माफिया बेहद हाईटेक हो चुके हैं। प्रदेश में अब स्पाई कैमरा और ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आया। एसओजी टीम ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में इस तकनीक के माध्यम से नकल करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ा। आखिर ये लोग किस तरह से कैमरे और ब्लूटूथ का सहारा लेकर नकल को अंजाम दे रहे थे और इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब एसओजी ने हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। यह परीक्षा 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हुई थी।
परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करवाने वाले गैंग के सरगना ने स्पेन से 90,000 रुपए में स्पाई कैमरा मंगवाया था। इनोवा ड्रॉप बॉक्स चैंप से नकल की गई थी। सरगना पौरव कालेट समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी के एडीजी बंसल ने बताया कि इसी अवधि में आयोजित हुई ईओआरओ परीक्षा में भी अनुचित साधनों के इस्तेमाल की सूचना मिली थी, जिसकी जांच में सामने आया कि पेपर लीक सरगना पौरव कालेर और उसका साथी तुलसाराम कालेर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से रियल टाइम उत्तर भरवाने का काम कर रहे थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर पौरव कालेर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक ईओआरओ एग्ज़ाम हुआ था। उस ईओआरओ एग्ज़ाम में एसओजी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है। तो एसओजी ने इसको चैलेंज की तरफ लिया और लेके और इस पूरे एग्ज़ाम की एनालिसिस करी, तो उसमें पता पड़ा कि एक पेपर लीक सरगना पौरव कालेर, उस व्यक्ति और उसका चाचा तुलसाराम कालेर, उन दोनों ने मिलके इस पूरे ब्लूटूथ के माध्यम से इस पेपर को आउट करवाया है। तब ये जाके फील हुआ कि भाई उस दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उन सब की भी एनालिसिस की जाए। पूरे राजस्थान भर के डेटा के एनालिसिस करी और उस डेटा के एनालिसिस और सारी इंफॉर्मेशन के कलेक्शन और मेहनत से ये सामने आया कि ये जो हाईकोर्ट का ग्रेड 2 क्लर्क वाला जो एग्जाम है, इसमें भी ब्लूटूथ के माध्यम से पौरव कालेर और उसके गैंग द्वारा पेपर आउट करवा के कुछ अभ्यर्थियों का चयन कराया गया। उसके बेसिस के ऊपर हमने 4 व्यक्ति जो कि अभी विभिन्न स्थानों पर अपनी नौकरी कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया। एसओजी की जांच में सामने आया कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। मामले की गहन जांच के बाद परीक्षा में शामिल हुए 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 2023 में 12 मार्च और 19 मार्च को परीक्षा दी थी। नकल करवाने वाले गैंग के सरगना पौरव कालेर ने दिनेश से 3 लाख रुपए में, मनोज से 4 लाख रुपए में, रमेश से 5 लाख रुपए में और मनीष से 3 लाख रुपए में सौदा किया था। पौरव कालेर ने नकल करवाने के लिए स्पेन से स्पाई कैमरा मंगवाया, फिर गैंग के उन 2 सदस्यों को कैमरा दिया जो परीक्षा में अभ्यर्थी बनकर भाग ले रहे थे। जैसे ही उन्हें प्रश्न पत्र मिला तो उन्होंने तुरंत स्पाई कैमरे से पूरे प्रश्न पत्र की स्क्रीनशॉट लेकर सरगना पौरव कालेर को भिजवा दिया। ब्लूटूथ डिवाइस के संबंध में ये हमारे को पता पड़ा कि पौरव कालेर ने यह डिवाइस विदेश से मंगवाई थी। स्पेन से उसने ऑनलाइन पेपैल के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया था और उस पैसे को ट्रांसफर करके उसने ये डिवाइस मंगाई। उसने 2 कैंडिडेट्स को, इसमें 2 पेपर थे, एक पेपर 13 को था, एक 19 को था, तो उसने दोनों दिन के पेपर में एक एक खुद का कैंडिडेट भिजवा दिया। उस कैंडिडेट को जैसे ही पेपर मिला तो उसने पूरा पेपर तुरंत ही देखता गया और उसके पास में जो स्पाई कैमरा था, उस कैमरा में वो इसके स्क्रीनशॉट्स आते गए पेपर के। वो स्क्रीनशॉट्स उसने, जो कैंडिडेट उसका आदमी था और उसके गैंग का ही मेंबर था जो एग्जाम में बैठा था, उसने पौरव कालेर को भेज दिया। पौरव कालेर उस वक्त एक्सपर्ट्स की टीम के साथ में उसने पहले से ऑर्गेनाइज कर रखी थी कि जो इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही उसके पास में पेपर आया, उसने उसका प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के एक्सपर्ट्स को दिया और एक्सपर्ट्स ने उसके सॉल्यूशंस बना दिए। प्लान के हिसाब से सरगना पौरव कालेर ने एक्सपर्ट से सारे पेपर कुछ ही मिनटों में सॉल्व करवा लिए। सरगना एक्सपर्ट के साथ एक नियत स्थान पर तैयार था। जैसे ही प्रश्न पत्र उसके पास आए, उसने तुरंत ही उसका प्रिंट निकालकर अपनी सॉल्वर एक्सपर्ट टीम को दे दिया, जिन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र सॉल्व करके उसके उत्तर पौरव कालेर को दे दिए। इसके बाद पौरव कालेर द्वारा मोबाइल से जिन जिन अभ्यर्थियों को उसने ब्लूटूथ डिवाइस दी थी, उनसे एक विशेष डिवाइस की मदद से संपर्क किया और सभी को सही उत्तर बता दिए। परीक्षा में नकल का ये हाईटेक तरीका था, लेकिन इसके बावजूद शातिर अपराधी एसओजी टीम से बच नहीं सके। बहरहाल सभी से पूछताछ जारी है और किस किस परीक्षा में इस टेक्निक का उपयोग किया गया, इस विषय पर भी एसओजी टीम पूछताछ कर रही है। इस स्पाई ब्लूटूथ कैम के टेक्नोलॉजी के माध्यम से नकल का संभव ये पहला मामला है जहाँ पर इतनी हाईटेक तरीके से नकल हुई है। उसने इंटरनेट पर देखा था किस तरह से वो काम करता है। दरअसल वो जब कोई व्यक्ति बैठता है तो वो ब्लूटूथ की फोटो खींच जाती है, फिर वो सिम के माध्यम से चलता है और फिर वो जो बैठे रहते हैं नकल जो एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो उसको स्कैन करके उसका एग्जाम सोल्व करा के और ब्लूटूथ के माध्यम से पूरा पेपर जो है वो सोल्व करवा देते हैं। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं बीकानेर के खाजूवाला भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी की तमाम घटनाओं के बाद इस युवक को गिरफ्तार होना कई तरह के सवाल खड़े करता है।
आपको बता दें कि यह युवक पाकिस्तान की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद शक होने पर इस युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक विशाखापट्टनम का रहने वाला बताया जा रहा है और आखिर पूरा मामला क्या है आगे आपको दिखाते हैं। बीकानेर के खाजूवाला के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो पाकिस्तान की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। सेना ने खाजूवाला क्षेत्र के 17 केवाईटी गांव के पास एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिसके व्यवहार पर शक होने पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान युवक ने खुद पाकिस्तान जाने की बात कही, जिसके बाद उसे खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान विशाखापट्टनम के प्रशांत वेदम के रूप में हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रशांत इससे पहले भी 15 अप्रैल 2017 को सीमा पार कर पाकिस्तान जा चुका है। 31 जुलाई 2021 को अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौटा था। एजेंसियों को उसके मूवमेंट पर शक हुआ, उसे संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस और बीएसएफ मामले की जांच में जुट गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान क्यों गया था और एक बार फिर से वो पाकिस्तान जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। मौके पर खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने बताया कि ये साफ है कि आरोपी पहले भी पाकिस्तान जा चुका है और दोबारा सीमा पार करने की कोशिश के शक में उसे पकड़ा गया। खाजूवाला थाना क्षेत्र में प्रशांत वेदम नाम के व्यक्ति को मिलिट्री द्वारा डिटेन करके अपने खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द किया है और ये व्यक्ति पूर्व में भी पाकिस्तान में जाना मालूम हुआ 2017 में। तो इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि किस स्थिति में ये बॉर्डर पे आया और किस उद्देश्य से आया है। इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। इसके हम JIC भी करवाएंगे और इसके मेंटली जो स्वास्थ्य है उसके बारे में इसका करवाएंगे। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और पुलिस हर संभावित एंगल पर पड़ताल कर रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं इस मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश तो नहीं जुड़ी। खाजूवाला बॉर्डर फिलहाल हाई अलर्ट पर है और एजेंसियों की पैनी नजर पूरी स्थिति पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। कभी बलून तो कभी तस्करी के मामले इस क्षेत्र में होते ही रहते हैं, लेकिन हर बार भारतीय सुरक्षा एजेंसी बीएसएफ और पुलिस इसे नाकाम कर देती है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश का रहने वाला युवक वापस पाकिस्तान जाने की बात जो कर रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस हर तरह के सवाल खगाल रही है कि पिछले 4 साल जब ये पाकिस्तान रहा तो इसने क्या किया, किन किन लोगों से इनका वहाँ संपर्क है, भारत में किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सभी तरह के जो पहलू है इसको लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी विषय सामने आएगा उसको लेकर पुलिस नई खोजबीन शुरू करेगी। कैमरा पर्सन साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। और वहीं अजमेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां रेप केस में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने अपने सुसाइड का नाटक रचा। आरोपी बनास नदी की पुलिया पर सुसाइड नोट छोड़कर चला गया और पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे 26 स्थित बनास नदी की पुलिया से एक युवक ने छलांग लगाकर वहां से आत्महत्या कर लिया। लेकिन पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया उसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश जारी रखी और इस पूरे मामले का तब कहीं जाकर के खुलासा हुआ। अजमेर पुलिस ने अपनी ही आत्महत्या की झूठी साजिश रचने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। सावर थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी रामलाल उर्फ कालू राम ने अपने खिलाफ दर्ज रेप के मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए पूरी आत्महत्या का नाटक रचा। उसने बनास नदी की पुलिया पर एक बाइक, आधार कार्ड की प्रतियां, पासपोर्ट साइज फोटो और एक कथित सुसाइड नोट छोड़ दिया, ताकि ये भ्रम पैदा हो सके कि उसने नदी में कूदकर जान दे दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन 3 दिनों तक नदी में खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDRF टीम को भी बुलाया गया, जिसने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली कि रामलाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज है। इसी आधार पर पुलिस को शक हुआ।
ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित फरारी की कोशिश है। तकनीकी जांच में पता चला कि युवक अजमेर से लगातार मूवमेंट कर रहा है। पुलिस ने तुरंत तकनीकी इनपुट पर काम करते हुए युवक की तलाश तेज की। पता चला कि 6 दिसंबर को आरोपी अजमेर के आसपास घूम रहा था, साथ ही गुजरात भागने की कोशिश में था। ये जानकारी पुख्ता होते ही पुलिस ने जीआरपी को अलर्ट कर दिया। शनिवार रात करीब 10 बजे आरोपी अजमेर रेलवे स्टेशन पर गुजरात जाने वाली आश्रम ट्रेन पकड़ने की फिराक में था। इससे पहले ही जीआरपी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को सावर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में रामलाल ने खुद स्वीकार किया है कि उसने रेप केस से बचने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे जहांपुर थाना पुलिस को सौंपा जाएगा। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र में रेप केस से बचने के लिए आरोपी रामलाल ने आत्महत्या का पूरा नाटक रचा। पुलिया पर बाइक, दस्तावेज और कथित सुसाइड नोट छोड़कर खुद को मरा हुआ साबित करना चाहा। 3 दिन तक पुलिस एसडीआरएफ नदी में तलाशी करती रही, लेकिन तकनीकी इनपुट ने सच खोल दिया। आरोपी गुजरात भागने की कोशिश में अजमेर रेलवे स्टेशन से जिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और वहीं गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर नौकरी किया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। कई सपने चकनाचूर हो गए और कई खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मान लो क्लब का घर 1 साल पहले नोटिस आ चुका था बंद का, वो फिर भी नहीं चल रहा था। डेड बॉडी वगैरह लाने के लिए क्या मंटो शर्मा सर, उसका ऊपर हम लोग का भरोसा है। गोवा घूमने पहुंचे दिल्ली के एक परिवार की मस्ती भरी ट्रिप मातम में बदल गई। दिल्ली से आई इस फैमिली के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एकमात्र जिंदा बची सदस्य भावना जोशी हैं, जिनके सामने ही उनका पूरा परिवार आग की लपटों में समा गया। परिवार 4 दिसंबर को गोवा पहुंचा था और बागा के एक होटल में ठहरा था। शनिवार रात को वो लोग 15 मिनट पहले ही क्लब में दाखिल हुए थे कि अचानक आग फैलनी शुरू हो गई। बाहर निकलने की कोशिश में मची अफरा तफरी में भावना के पति विनोद कुमार ने उन्हें मुख्य दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। लेकिन विनोद जब क्लब के भीतर फंसी भावना की 3 बहनों अनीता, सरोज और कमला को बचाने दोबारा अंदर गए तो वो भी तेज फैलती आग की चपेट में आ गए और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शहादतपुर का रहने वाले विनोद के साथ उसकी भाभी और उसकी पत्नी और उसकी साली साथ घूमने गई थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि विनोद की भाभी की और उसकी सालियों की मौत हो गई, जिसमें विनोद की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल एक बार आपको तस्वीरों में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली का ये वही शहादतपुर है। लगभग 3 महिलाओं और युवक की मौत हो गई, जिनकी पहचान विनोद और कमला और अनीता और सरोज के रूप में हो पाई है। क्लब के बाहर खड़ी भावना बार बार अपने पति को फोन करती रही। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। घबराई हुई भावना ने अपने होटल के रिसेप्शन पर भी मदद के लिए फोन किया। इंतजार करते करते जब क्लब से अंतिम शव भी बाहर लाया गया तो भावना की उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। वो बेसुध हालत में क्लब के बाहर बैठी रही। परिवार इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मान लो क्लब का घर 1 साल पहले नोटिस आ चुका था बंद का, वो फिर भी नहीं चल रहा था, तो किसकी परमिशन चल रहा था? यानी कि वहाँ का जो प्रशासन है, जो भी है, वो सब मिले होंगे उनसे। गोवा में लगी इस आग में असम के कछार जिले के भी 2 युवकों की मौत हो गई। 24 साल के मनोजीत मल की इस भीषण आग में जान चली गई। जो वहाँ कर्मचारी थे, परिवार के सदस्यों का बुरा हाल है।
दूसरी तरफ कछार जिले के ही राहुल तांती के परिवार को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। गोवा के नाइट क्लब में उनकी नौकरी का पहला दिन था और उसी दिन ये दर्दनाक हादसा हो गया। असम के धेमाजी जिले के रहने वाले 22 साल के दिगंत पातिर की भी इस भीषण आग में मौत हो गई। पातिर 1 साल पहले काम की तलाश में गोवा आए थे और जिस नाइट क्लब में आग लगी थी वहाँ कुक का काम करते थे। दिगंत का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। परिवार पार्थिव शरीर को घर वापस लाने में भी असमर्थ है, इसलिए उन्होंने शव घर में लाने के लिए मदद की अपील की है। घर का हालत तो कुछ नहीं है। अभी डेड बॉडी वगैरह लाने के लिए क्या वो लोग तो ला नहीं सकेगा, इसलिए हम लोग का एक ही भरोसा है। असम का जनप्रिय चीफ मिनिस्टर हिमंत शर्मा सर, उसका ऊपर हम लोग का भरोसा है। वो ला देगा तो ला लगा, नहीं तो ला नहीं सकेगा। जिन्होंने अपनों को खोया है वो गोवा में मोर्चरी सेंटर के बाहर शवों का इंतजार कर रही हैं। शवों को लेकर अपने घर वापस जा रही हैं। उनकी खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। परिवारों का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। उत्तराखंड का एक परिवार इसी तरह अपने घर के सदस्य का शव लेने पहुंचा। इस वक्त हम मौजूद हैं मोर्चरी सेंटर के ठीक बाहर। अगर देख सकते हैं यहाँ जो परिवार है, ये परिवार जो है वो डेड बॉडी को लेकर जा रहा है अपने घर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके परिवार से कौन थे? ये मेरे चाचा थे। चाचा थे। वो उस वक्त यहाँ क्या करते थे? वो जो क्लब था उसके अंदर टूरिस्ट थे या फिर घूमने आए थे या काम करते थे? नहीं, वो जॉब पे थे। जॉब पे थे। क्या कहना है आपको इस वक्त? कुछ नहीं कहना। कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? नहीं, अभी कुछ नहीं करना चाहेंगे। बॉडी मिल गया, अभी गाँव ले जाएंगे। कहाँ ले जा रहे हैं आप? परिवार जो अभी इस वक्त जो है बहुत ही परेशान कुन स्थिति में है और ये जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को लेकर के अपने गांव इस वक्त जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये इनके जो चाचा थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और उसी क्लब के अंदर, बर्ज क्लब के अंदर, जहां इतना बड़ा हादसा होता है जिसमें 25 लोगों की जान चली जाती है, उस क्लब में जो है कार्यरत थे, काम करते थे। और ये बहुत ही दुख का समय है, वक्त है इस पूरे परिवार के लिए। और देखें आप तो मोर्चरी सेंटर से इस वक्त जो है पोस्टमार्टम के बाद ये जो बॉडी है उसको लेकर के वो अपने घर जा रहे हैं। कोई उत्तराखंड से, कोई झारखंड से, कुछ लोग जो छोटे शहरों से गोवा में नौकरी करने आए थे, कुछ लोग जो गोवा में छुट्टियां मनाने आए थे। वो सपने, वो खुशियां, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।